हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने ऑलरेडी 69th और 68th बीपीएससी का पीवाईक्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग 67th बीपीएससी का पीवाईक्यू हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग अप्रोक्सीमेटली जहाँ तक होगा देखते हैं 5 या 6 ईयर करना है। जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है उसको मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, तो भी ग्रेट डिटेल में। और क्वेश्चन का साथ में उसका जो ऑप्शन है हमें उस पर भी काम करना है, क्योंकि फ्यूचर में उस ऑप्शन से भी क्वेश्चन पे मतलब बन सकता है। इसलिए जब भी आप पीवाईक्यू जो आप खुद से भी करें तो आप उसके ऑप्शन पे ज़रूर काम करें, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन पे काम नहीं करेंगे तो फिर पीवाईक्यू करने का कोई मतलब नहीं है। मैं इससे पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जो पीवाईक्यू है एटलीस्ट कम से कम 5 साल का तो वो आपके ब्लड में होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? और आपका खून अगर आपका चेक करने के लिए देता है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो उसमें पता चले कि इसमें 67 का बीपीएससी का क्वेश्चन है, 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि इतनी मरतबा आपको करना है, ये 7 से 8 9 10 और 9 10 मरतबा। ये आपको क्वेश्चन आपको रात में भी अगर 12 बजे उठ के पूछे 67 क्वेश्चन नंबर बीपीएससी 67 क्वेश्चन नंबर 15 क्या था बताओ उसका आंसर, तो उस तरह का मतलब याद होना चाहिए आपको क्वेश्चन। करंट अफेयर का भी आपको आंसर याद होना चाहिए। आप यकीन करिए, आप करीब करीब आप अगर 10 साल का क्वेश्चन अगर इस तरह से लगा के गए, मैं 5-6 साल का क्वेश्चन तो मैं खुद करवा दूंगा, बाकी 5 साल का क्वेश्चन आप और करिए। अभी आप पास समय 71 के लिए है, तो 20 साल का क्वेश्चन आप लगा के जाइए, उसके ऑप्शन पे काम करिए, 4 मरतबा एटलीस्ट उस क्वेश्चन को लगाइए। 4 मरतबा नहीं लगाएंगे, यकीन मानिए एग्जाम में याद नहीं आएगा। जो इस काम को करे हैं, अगर उन्होंने 1 मरतबा किया है, वो इस बात को अच्छे से अभी वो मेरी बात को मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब वो कर रहे होंगे कि हाँ ये बात सही है। अगर आपने 1 मरतबा किया है, यकीन मानिए आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। 5 साल के क्वेश्चन को आपको कम से कम 10 मरतबा करिए, और जो बाकी जो 15 साल का क्वेश्चन है इसको एटलीस्ट 4 मरतबा। ठीक है, और मैं अपने लेक्चर में बार बार बोलता हूँ कि जो फॉरगेटिंग कर्व है उसको फॉलो करिए। जो आज आपने पढ़ा है उसको शाम में एक दफ़ा और उसको रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट डे उसको एक दफ़ा सुबह में एक दफ़ा और रिवाइज करिए, फिर शाम में एक दफ़ा और उसको रिवाइज करिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है ये रिकॉलिंग का है। कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आपको रिकॉलिंग का है, ऑल अबाउट रिकॉलिंग। आप कितना रिकॉल कर पा रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में, दैट्स मैटर अलॉट। बाकी आपने क्या रीड किया है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपने 10 बुक पढ़ दिया लेकिन आपको एक फैक्ट नहीं पता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। यू हैव टू रीड 1 बुक्स एटलीस्ट 10 टाइम्स, देन इट विल गिव यू बेनिफिट, है ना। तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5 साल के क्वेश्चन को 10 टाइम करिए कम से कम, और फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से करिए। आप लोग बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं कि रिवीजन करिए। यार रिवीजन तो बहुत किया जाता है, लोग बोलते हैं हम रिवीजन बहुत करते हैं, लेकिन आप जो रिवीजन करते हैं वो फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से नहीं करते हैं, तो जिसके वजह से आप रिवीजन, एक होता है रिवीजन, एक होता है राइट रिवीजन, राइट वे में। किस तरह से राइट वे में, जो आज आपने मान ली कि आपने 8 बजे पढ़ा सुबह में, 8 से 10 आपने हिस्ट्री पढ़ा भैया, जब ये आपने 10 बजे तक पढ़ा तो एक दफ़ा बैक जाइए, 10 मिनट आप इसको रिकॉल करिए, उसी समय रिकॉल करिए, उसी टाइम एटलीस्ट 10 मिनट। अगर आपने 2 घंटा उस चीज़ को पढ़ा तो उसको 10 मिनट आप रिकॉल करिए। नहीं हो रहा है फिर से देख लीजिए 5 मिनट, कोई जल्दबाजी नहीं है, 15 मिनट लग जाएगा, आपको 2 घंटा मिनट काम आ गया। फिर जब आप रात में मान लीजिए आप 10 बजे तक आप बैठ के पढ़ते हैं, भैया जो इसको आपने पढ़ा है इसको उस समय आप रिकॉल करिए 10 मिनट फिर से, तो ये चीज़ समझिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर इसी को पढ़िए, फिर उस समय फिर इसको थोड़ा सा और रिकॉल करिए 10 मिनट 5 मिनट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं और 2 घंटा आप रिवीजन के लिए दीजिएगा, राइट वे में रिवीजन। एक होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन ये स्टेटमेंट अधूरा है। ठीक है, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, किस तरीके से आप कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे जी। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू को जरूर करिए, यूपीएससी का पीवाईक्यू भी करना आपको मस्ट है। 5 साल का क्वेश्चन वहाँ भी करिए। ठीक है, मैं उसको भी कराऊंगा धीरे धीरे अभी। चलिए आज हम लोग करते हैं 67 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, 67 याद रखिएगा। 67 का जो क्वेश्चन होगा आपको ये 1 लाइनर होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन
68 का क्वेश्चन कंसेप्चुअल था, 68 और 69 है, और 70वीं का फिर भाई मेरे को देख के थोड़ा सा हंसी आ रहा है, क्योंकि ये फिर से वन लाइनर पे आ गए हैं। ठीक है, मोस्ट फैक्चुअल है क्वेश्चन, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन का मतलब पूछने का तरीका सही नहीं है। तो खैर जो भी हो, अभी तो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, बट हम लोग बढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड थॉमस रो केम टू इंडिया। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, थॉमस रो कब आया था, तो याद रखने वाला थॉमस रो आता है आपको 1500 नहीं 1615 में, 3 मई को याद रखिए। ठीक है, बस याद रखिए 1615 में आता है। ठीक है, अगर मतलब आपको जहांगीर के समय में, ये आपको थॉमस रो है। और ये एम्बेसडर किसका होता है, थॉमस रो, जो आपको जो एम्बेसडर होता है किंग जेम्स वन का ये एम्बेसडर होता है। जेम्स वन का ये क्या होता है, एम्बेसडर होता है थॉमस रो। ठीक है, ये आपको जहांगीर के समय में आता है। आंसर क्या है, सी फॉर कैट। अब हम सिर्फ क्या जहांगीर को करेंगे, नहीं, बाबर भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो हम इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन कर देते हैं भाई। हमें पता है कि बाबर जो है 1526 में भारत आता है। ठीक है, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यही लड़ता है ये, और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, और इब्राहिम लोदी को ये हरा देता है, और ये एस्टेब्लिश करता है मुगल एम्पायर। ठीक है, और जो बाबर जो है किसका डिसेंडेंट है, ये जो आप याद रखिएगा, फादर के साइड से ये तैमूर का है। ठीक है, और मदर के साइड से ये चंगेज खान का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ 21 अप्रैल, ये भी डेट पूछा जाता है, 21 अप्रैल 1526 को ही हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि बाबर हरा देता है इब्राहिम लोदी को। फिर हम लोग एक ट्रिक बोलते हैं, पानी पिया खाना खाया चला गया। ठीक है, फिर क्या होता है, खानवा होता है, फिर खानवा की लड़ाई होती है 1527 में। ठीक है, इसमें ये राणा सांगा को हराता है ऑफ मेवाड़। किसको हराता है, राणा सांगा ऑफ मेवाड़। ठीक है, फिर उसके बाद 1528 में फिर क्या होता है, चला गया। फिर क्या होता है, चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का। इसमें ये क्या करता है, ये मेदिनी राय को हराता है। आखिर ये मेदिनी राय से क्यों मतलब ये लड़ा भाई, क्योंकि मेदिनी जो राय है 1527 में राणा सांगा को उसने सपोर्ट किया था, उस वजह से ये मेदिनी राय को फिर ये हराता है 1528 में। फिर 1529 में क्या करता है भैया, 1529 में जो है ये मोहम्मद लोदी, ठीक है, जो मोहम्मद लोदी है घाघरा के युद्ध में इसको हरा देता है। घाघरा के युद्ध में इसको बैटल जो होता है घाघरा का, उसमें हरा देता है किसको, मोहम्मद लोदी को हरा देता है ये। अब मोहम्मद लोदी कौन है, ये इब्राहिम लोदी का अंकल था। ठीक है, और ये 1530 में ये निकल लेता है। ठीक है, मतलब इसका डाइड हो जाता है। ठीक है, आगरा में, और फिर इसका टॉम कहाँ बनाया जाता है, काबुल में। आप मुझे एक चीज़ बताएं, वो कितने मुगल एम्पायर है जिनका टॉम जो है, जिसको वो आउटसाइड इंडिया है। क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया है, ज़रा सोच के बताइएगा इसका आंसर। चलिए जी, तो बाबर ख़त्म हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट देख लीजिए। तो जहांगीर का टेन्योर कब से कब तक है, अभी पहले अकबर देखिए। अकबर का 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है ये। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है। अकबर का क्या है, 1556 से लेकर 1605 तक, और जहांगीर का टाइम क्या है, इसका बेटा है 1605 से लेकर के 1627 तक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, शाहजहाँ का एक टेन्योर आता है। अब ये आपको बॉर्डर अगर आपको आइडिया है ना, तो आपको अगर बॉर्डर आइडिया है तो आप बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा। इसका कितना है, 1628 से लेकर के 1658 तक। फिर औरंगजेब का टेन्योर कब से कब तक है, 1658 से अंठावन मान लीजिए, 58 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी। एनी एक्वेरी किसने लिखा था, ये तो अबुल फजल, इसका आंसर D4 दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है। रैयतवाड़ी जो फर्स्ट कांड कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, ये आपको मद्रास में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था, रैयतवाड़ी को हेक्टर थॉमस मुनरो ने, किसने, थॉमस मुनरो, ठीक है जी। अबुल फजल जो था ना, ये जो लिखा था ऐन अकबरी, बेसिकली ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना अकबर का, उसके बारे में पूरा बात थी इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। आगे बढ़ जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि महलवाड़ी सेटलमेंट कौन लेकर के आया है, और आपने मेरा PYQ वाला वीडियो देखा है 68 वाला, तो मैं उसमें इसका आंसर ही बताया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अपराधी ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन है, द्विवेदी सावरकर, इसका आंसर बहुत आसान है, ए फॉर एप्पल है, ठीक है। और RC मजूमदार ने कौन सी बुक लिखी है, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबिलियन। क्या लिखा है RC मजूमदार ने, द सिपाही म्यूटनी, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबिलियन। ये बुक कब लिखा गया था, 1957 में, ठीक है, RC मजूमदार, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताइए, क्या पता है भैया। इनको लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल, दो फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया, ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग को मतलब इनकलकेट किया जा सके। 1893 में गणपति फेस्टिवल और 1895 में, ये 93 है, 95 क्या भैया, जयपुर शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है, गीता रहस्य, ये भी याद रखिएगा, गीता रहस्य याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। और इन्होंने होम रूलिंग मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था 1916 में, ठीक है जी। और इन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इस तरह से इन्होंने कहा था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या भैया, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। 1901 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, पुवर्टी इन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुवर्टी इन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का भी इन्होंने थ्योरी दिया था, कि यहाँ से मतलब भारत से कैसे मतलब पैसा जा रहा है, ठीक है। और 1906 में जो है इन्होंने INC के सेशन को हेड भी करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि 1905 में तो गोपाल कृष्ण गोखले इनको हेड कर लेते हैं, 1906 में दादा भाई नेहरू जी। तो मॉडरेट चाहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि वो हमारे लोग मतलब इसको लीड करें। दादा भाई नेहरू जी इतने रिस्पेक्टेड हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन हैं, कि मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट दोनों इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इस बात को मान जाते हैं। तो दादा भाई नेहरू जी 1906 में इसको मतलब हेड कर लेते हैं। लेकिन जो सूरत सेशन है 1907 वाला, इसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, सूरत स्प्लिट, इसमें रास बिहारी घोष जो है उनको ये सेशन मतलब प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, जिसके वजह से उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है। फाइव परसेंट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कौन है, इसका आंसर एनी बेसेंट है, 1917 में ये बनी थी, और ये कोलकाता में बेसिकली, ठीक है। और ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसकी ये एक मेंबर भी थी इंडिया में, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि 1875 में बना था। कमेंट सेक्शन ने बताया इसके फाउंडर का नाम क्या है, ठीक है। और एनी बेसेंट जो है अपना होम रूल लीग भी स्टार्ट करती हैं, होम रूल लीग, ठीक है। इनका एक बोल सकते हैं मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर का नाम क्या है, कॉमनवेल, कॉमनवेल, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल वगैरह लिखती थी ये, ठीक है। और अगर यहाँ पे पूछ लेता है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन, अगर यहाँ पे पूछता कि फर्स्ट इंडियन, अगर पूछता ना फर्स्ट इंडियन, तो आंसर क्या हो जाता है, सरोजनी नायडू। ये 1925 में बनी थी ये, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सरोजनी नायडू को। अगर आपने धरसाना साल्ट सत्याग्रह पढ़ा है, धरसाना साल्ट सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह, तो उसमें सरोजनी नायडू ही रहती हैं जो इनको लीड करती हैं, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं,
हम बोलते हैं कि एक जो मतलब कि एक जो ह्यूमन या फिर जो एक जो मैन के कामयाबी के पीछे उनकी वाइफ का हाथ होता है, फिर एक मतलब लड़की का हाथ होता है, औरत का हाथ होता है, कुछ इस तरह से बोला जाता है। तो मतलब वो कस्तूरबा गांधी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब आप पढ़ेंगे ना चंपारण में किस तरह का रोल है कस्तूरबा गांधी का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कस्तूरबा गांधी जब जाती है चंपारण गांधी जी के साथ, तो वो देखती है कि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। वो एक औरत को बुलाती हैं, वो बोलती है कि आप लोग नहाते नहीं है क्या? तो वो औरत बोलती है कि हमारे पास एक ही कपड़ा है, हम कैसे नहाएं। तो इतनी ज़्यादा पुअर्टी थी। ये बात हमें क्लास में इम्तियाज़ सर ने बताया था ये बात, ठीक है। इम्तियाज़ सर बहुत बड़े हिस्टोरियन है मतलब, ठीक है। आप लोग उनको जानते ही होंगे, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी जब रह जाती हैं, तो कस्तूरबा गांधी जो है जब चंपारण जाती है, तो वो वहाँ पे क्या काम कराती है बेसिकली, जो कस्तूरबा गांधी जो है कस्तूरबा गांधी जो है वहाँ पे उन्होंने वो स्कूल खोलने का प्रयास करती हैं विद द हेल्प ऑफ गांधी जी, वो तो बताइए। और ये लोग जो भी खास करके क्लीनलीनेस पर है, उस पर बहुत काम करती हैं। पुअर्टी को हटाने के लिए भी उन्होंने काम वहाँ पे किया है, चरखा वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये कस्तूरबा गांधी का बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। एक एक मूवी है गांधी, आप उसको जरूर देखिए, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की लाइफ में, ठीक है। ठीक है। और नासफ अली, बताएं इनके बारे में, आप थोड़ा बताएं कि आपने इनके बारे में क्या सुना है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में इनका क्या रोल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो स्टार्टेड द जर्नल्स बहिष्कृत हिचकिनी सभा भारत, इसका अंदर क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो 1924 में स्टार्ट किया जाता है बहिष्कृत हिचकिनी सभा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक हमने बात कर ही लिया है, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक का फंड होता है तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं 1939 को, याद रखने वाली बात है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, इन्होंने क्या क्या लिया है, जयप्रकाश नारायण का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, आपको मेन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द बिहार, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में आज़ाद दस्ता का मतलब बहुत बड़ा रोल है इनका, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी जो है मतलब बेसिकली उसमें रोल है इनका, ठीक है। टोटल रिवोल्यूशन होता है इंडिया में 1975 में, उसमें रोल है। जो भूटान मूवमेंट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसान सभा है उसमें भी ये बहुत बड़े रहते हैं, और ये सबसे बड़े ये सोशलिस्ट हैं ये, ठीक है। तो इतना आप इस भी एंगल पे आप इसको लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा रोल है, खास करके क्विट इंडिया मूवमेंट में ये अपना आज़ाद दस्ता बनाते हैं, ठीक है। लक्ष्मी सहगल, अगर आप मेट्रो में अगर आप जाते हैं ना दिल्ली मेट्रो में, तो आप देखते होंगे कि लक्ष्मी सहगल के बारे में मतलब वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। कोई अगर आप दिल्ली मेट्रो में अगर आप हैं तो आप जाइएगा तो आपको मिलेगा आपको, ठीक है। आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से पहले कोई स्टेशन है, सुप्रीम कोर्ट के बाद एक स्टेशन है, और शायद हालांकि कई स्टेशन इसका मतलब नाम लगा हुआ, वहाँ पे आपको मिलेगा इसके बारे में। वो वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट, लियाकत अली खान, ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है। सरदार पटेल क्या है, इनको आयरन मैन इसलिए कहा जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा रोल प्ले किया था खास करके इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। मतलब भारत के जब खासकर जो प्रिंसली स्टेट मतलब साथ लाने की जब बात चल रही थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तो बताइए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं ये, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स में, ठीक है। वो लेट द संथाल रिविजन 1855, तो सिंधु कानू चांद भैरव, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए जी, वो इन्वाइटेड गांधी जी चंपारण 1917 को राजकुमार सोलह, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भारत के, ये बात आपको पता है, ठीक है। जेपी का बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए आज के हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो आप कैसा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या इंप्रूव करूँ, क्या ऐड ऑन करूँ, देयर इज ऑलवेज द चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।